आपका हार्दिक स्वागत है इस क्लासेस में। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। पिछला पार्ट जो था हमारा वो गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत 3 शासकों का अध्ययन किया, 4 शासकों का। श्रीगुप्त, घटोत्कच जिन्होंने महाराज की उपाधि ली, तत्पश्चात चंद्रगुप्त प्रथम को पढ़ा, उसके बाद समुद्रगुप्त को पढ़ा। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का, गुप्ता एम्पायर का रियल फाउंडर माना जाता है, वास्तविक संस्थापक। 319 एडी 319 एडी अर्थात ईस्वी को गुप्त संवत का प्रारंभ होता है। गुप्ताज ईरा या कहीं गुप्ताज ईयर का प्रारंभ होता है। तो इसके बाद समुद्रगुप्त को पढ़ा, जो भारत का नेपोलियन कहा जाता। किसने कहा है? स्मिथ ने। किस पुस्तक में कहा है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को स्मिथ ने क्या कहा? इंडियाज नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। आज हम चर्चा करेंगे एक स्पेशल टॉपिक पर, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला राजा है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी है। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। इनका एक ये स्पेशल पार्ट इन्हीं के लिए है क्योंकि महत्वपूर्ण है। ये मध्य प्रदेश से भी संबंधित रहे हैं, उज्जैन से। तो चलिए बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय से। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करता हूं। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो समय सीमा है, टाइम है इनका, वो 375 एडी से 415 एडी माना जाता है, अर्थात 375 ईस्वी से 415 ईस्वी माना जाता है। इनको समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी माना जाता है, अर्थात ये समुद्रगुप्त के पुत्र थे। ठीक है, सक्सेसर ऑफ समुद्रगुप्त। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या था? इनकी मां का नाम दत्त देवी था। क्या? दत्त देवी, जो समुद्रगुप्त की पत्नी थी। इन्होंने टाइटल क्या क्या लिए? चंद्रगुप्त द्वितीय ने टाइटल लिए, उपाधियां कौन कौन सी ली? याद रखिएगा, विक्रमादित्य, देवराज, देवश्री, देवगुप्त, परम भागवत। परम भागवत, ठीक है, ये सब इंग्लिश में भी यही होंगे। सकारी, सिंहचंद्र, नरेंद्र चंद्र, नरेंद्र सिंह एवं सिंह विक्रम, इतनी सारी उपाधियां, टाइटल लिया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अब बात करता हूं चंद्रगुप्त द्वितीय के वैवाहिक संबंध। ठीक है, मैट्रिमोनियल की बात करता हूं। कहां से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो 3 राजवंशों से इन्होंने स्थापित किए। पहला तो नाग वंश से करते हैं, नाग डायनेस्टी से करते हैं वैवाहिक संबंध। जो नाग वंश होता है उस समय तत्कालीन एक मजबूत राजवंश था। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी थी। कौन? चन्नाग वंश। इनका जो उस समय एरिया था, क्षेत्र था, ठीक है, वो मथुरा था, अहिछत्र था। मथुरा, अहिछत्र। अहिछत्र का अब नाम क्या है? आधुनिक नाम बरेली। क्या? बरेली। ये क्षेत्र नागवंश के अंतर्गत आते थे, नाग डायनेस्टी। ठीक है, तो नागवंश की राजकुमारी थी, नाग प्रिंसेस जो थी, क्या नाम था उनका? कुबेर नागा। कुबेर नागा से मैरिज करते हैं, विवाह करते हैं। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। एवं कुबेर नागा से चंद्रगुप्त द्वितीय की एक पुत्री जन्म लेती हैं, जिनका नाम होता है प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय एवं कुबेर नागा की। ठीक है, इसका साक्ष्य कहां मिला? इसका जो एविडेंस मिला है, कहां से मिला है कि उन्होंने कुबेर नागा से विवाह किया? तो ये मिला है पूना ताम्रपत्र से। पूना ताम्रपत्र अर्थात कॉपर प्लेट। पूना कॉपर प्लेट या कहे पूना ताम्रपत्र से ये विवाह की जानकारी, साक्ष्य, एविडेंस मिला है, प्रूफ मिला है। ठीक है, दूसरा राजवंश था वाकाटक राजवंश या कहे वाकाटक डायनेस्टी। इससे भी इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ठीक है, ये महाराष्ट्र क्षेत्र में वाकाटक डायनेस्टी या वंश का अधिकार था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त ने जो उनकी पुत्री थी प्रभावती, तो प्रभावती का जो विवाह होता है वो वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय से करते हैं। ठीक है, वाकाटक डायनेस्टी के किंग राजा रुद्रसेन द्वितीय से, सेकंड से क्या करते हैं? प्रभावती का विवाह कर देते हैं। ठीक है, वाकाटक वंश से उन्होंने संबंध स्थापित कर लिए। ठीक है, तीसरा राजवंश था कदम्ब राजवंश।
कदम्ब राजवंश या कदम्ब डायनेस्टी जो थी ये वर्तमान में कर्नाटक में थी, अर्थात कुंतल में अर्थात कर्नाटक में कदम्ब राजवंश का अधिकार था। यहां भी उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कैसे? इन्होंने क्या किया कि कदम्ब राजवंश की एक प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, ठीक है, काकुस्थ वर्मन की पुत्री, जो कदम्ब राजा थे काकुस्थ वर्मन, इनकी पुत्री का जो विवाह होता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त से होता है। किससे होता है? कुमारगुप्त से। पहले तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश की कन्या से विवाह किया, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक डायनेस्टी वंश में कर दिया, फिर अपने पुत्र का विवाह कदम्ब राजवंश में कर दिया। ठीक है, एक चीज और जान लीजिएगा कि गुप्त वंश एवं वाकाटक वंश मिलकर शकों का उन्मूलन करते हैं, अर्थात शकों को नष्ट कर देते हैं। शकों को जो गुजरात सौराष्ट्र प्रांत में थे उनको वहां से खदेड़ देते हैं। तो कौन कौन से प्रश्न ये पूछता है कि गुप्त ने किसके साथ मिलकर शकों का उन्मूलन किया? तो वो वाकाटक वंश था। ठीक है, तो गुप्त डायनेस्टी एवं वाकाटक डायनेस्टी मिलके इन्होंने क्या किया? एक्सटर्मिनेशन ऑफ शकों का उन्मूलन कर दिया, या कह सकते हैं कि डिफीट कर दिया। किसको? शकों को। ठीक है, ये हो गई बात वैवाहिक संबंध की। अब बात करता हूं साक्ष्य। चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित रिलेटेड कौन कौन से एविडेंस हैं, कौन कौन से साक्ष्य हैं जहां से चंद्रगुप्त द्वितीय की इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो बात करता हूं, पहला है सांची अभिलेख। क्या? सांची अभिलेख, या कहीं सांची इंस्क्रिप्शन, या कहीं सांची रिकॉर्ड। इसमें क्या पता मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का एक नाम सामने आया है, वो नाम था देवराज। आपसे पूछे चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज किस साक्ष्य में कहा गया है, किस एविडेंस में, तो है सांची इंस्क्रिप्शन या कहें सांची अभिलेख में। ठीक है, दूसरा जो साक्ष्य है वो उदयगिरी चंद्रगुप्त द्वितीय के राज व्यवस्था से संबंधित। ठीक है, माफ करिएगा, उदयगिरी की जो उदयगिरी है ये विदिशा में है। कहाँ है? विदिशा में। उड़ीसा में कलिंग था। इसके बाद मथुरा अभिलेख, मथुरा रिकॉर्ड या कहें मथुरा इंस्क्रिप्शन, तो इससे भी एक ये हो गया। और अन्य है मेहरौली का लौह स्तंभ लेख। मेहरौली का लौह स्तंभ लेख अर्थात मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, या कहें आयरन पिलर आर्टिकल, ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के साक्ष्य है, प्रूफ है, एविडेंस है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि मेहरौली का लौह स्तंभ लेख, मेहरौली का जो आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है वो कहाँ है? वो दिल्ली में है, कुतुब मीनार के निकट है, पास में कुतुब मीनार के ये है। ठीक है, तो ये जो मथुरा और मेहरौली अभिलेख है मित्रों, इससे क्या पता मिलता है? गुप्त संवत का उल्लेख है इनमें। किसका? गुप्ताज ईरा या कहीं गुप्ताज ईयर का इन दोनों अभिलेखों में, आर्टिकल्स में, इंस्क्रिप्शन में उल्लेख है। ठीक है, दूसरी चीज, मेहरौली का जो लौह स्तंभ लेख है, जो आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है, उसमें आज तक जंग नहीं लगा। देखिए लोहे का बना है, आयरन का बना है, लेकिन इसमें कभी जंग नहीं लगा। ठीक है, कभी रस्ट नहीं लगा, ये याद रखिएगा। इसी स्तंभ लेख में, लौह स्तंभ लेख में एक चंद्र शब्द आया। चंद्र शब्द को किससे तुलना किया गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। ठीक है, इसी में ये उल्लेखित है, इसी में ये एक्सप्लेन किया गया है, क्या कह सकते हैं, क्या उत्कीर्ण है कि विष्णुपाद पर्वत पर, विष्णुपाद माउंटेन पर, पर्वत पर जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसने विष्णु ध्वज स्थापित किया। क्या स्थापित किया? विष्णु ध्वज। ठीक है, क्या इंस्टॉल किया? स्थापित किया या कहीं इंस्टॉल किया। क्या? बैनर ऑफ विष्णु, बैनर ऑफ विष्णु, या कहें कि विष्णु ध्वज स्थापित किया। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। साक्ष्य क्या है? एविडेंस क्या है? मेहरौली का लौह स्तंभ लेख, मेहरौली का आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, या कहें आयरन पिलर आर्टिकल। ठीक है, ये हो गई बात जानकारी के स्रोत की। अब बात करते हैं शक विजय। शकों पर, जो शक डायनेस्टी थी, शक वंश, उस पर चंद्रगुप्त द्वितीय विजय पा लेता है। ठीक है, जो शक थे मित्रों, ये उज्जैनी में शासन करते थे। उस समय कहाँ शासन करते थे? उज्जैनी में ना। इन्हें उज्जैनी रूलर भी कहा जाता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया कि शक वंश का एक राजा था।
क्या नाम था उसका? रुद्र सिंह तृतीय, रुद्र सिंह थर्ड या कहे तृतीय, इसको क्या किए? डिफीट कर दिए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने इन्हें पराजित किया, डिफीटेड दी रुद्र सिंह तृतीय। ठीक है, इस प्रकार जो रुद्र सिंह तृतीय था ये शक वंश का अंतिम, शक डायनेस्टी का जो लास्ट किंग था वो रुद्र सिंह तृतीय था, राजा। ठीक है, इसके बाद ये उज्जैन में थे। तो इसके बाद क्या किए? जैसे ये विक्ट्री प्राप्त कर लेते हैं, जो विजय होती है इनकी चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो उन्होंने क्या किया कि पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी पहले जब गुप्त वंश आया श्रीगुप्त के समय, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के समय उन्होंने एक दूसरी राजधानी उज्जैन को बना ली। किसे? उज्जैनी या कहीं उज्जैन को बना ली। इतना क्लियर है? पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी, दूसरी राजधानी चंद्रगुप्त द्वितीय उज्जैन को बनाता है, उज्जैनी को। ठीक है, 3 घटनाएं हैं ये। और शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद, ठीक है, विनर होने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करते हैं कि एक उपाधि लेते हैं, एक टाइटल लेते हैं। क्या? शकारी। शकारी मतलब शकों का नाश करने वाला, शकों का नाश करने वाला, ये लिखा है। ठीक है, शकों का नाश करने वाला, एक्सटर्मिनेशन ऑफ शक, कौन होता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, एवं इसी खुशी में उज्जैन में क्या किए चंद्रगुप्त द्वितीय ने कि चांदी का, सिल्वर का एक सिक्का, क्वाइन इशू किया। क्या किया? सिल्वर क्वाइन इशू किया, चांदी का सिक्का जारी किया, जिसका नाम क्या था? रुप्यक। क्या नाम था? रुप्यक नाम था, याद रखिएगा, रुप्यक नाम था। अब बात करते हैं और कौन कौन से क्वाइन इशू किए, जारी किए सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो देखिएगा, पहला है दीनार। दीनार जो था ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने इशू किया और ये गोल्ड का था। किसका? स्वर्ण का था। आपसे पूछे जो दीनार नामक कॉइन था, सिक्का था, वो किसका बना था? तो आप बोलेंगे गोल्ड का। ठीक है, ये लगभग 144 ग्राम का था, 144 ग्राम का था। दूसरा सिक्का चांदी का था, चांदी या कहे रजत या कहे सिल्वर। ठीक है, वो रुप्यक था, वो रुप्यक था। ये कितने ग्राम का था? ये 32.36 ग्राम का था। ठीक है, फिर अगली मुद्रा जारी किए, इशू किए, उसका नाम था ताम्र मुद्रा। ताम्र मुद्रा जो थी मित्रों, ये कॉपर मनी थी। क्या? कॉपर मनी थी। इन्हें इशू करते हैं कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों को भी जानते हैं अभी, जो उज्जैन में निवास करते थे। उज्जैन कोर्ट में या कहीं उज्जैन दरबार में चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे, उनकी भी बात कर लेते हैं। मित्रों, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात चल रही थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को जैसे मैंने बताया कि शक शासक, जो शक किंग था रुद्र सिंह तृतीय, रुद्र सिंह थर्ड, उसको पराजित कर देता है। पराजित करने के बाद उज्जैन को दूसरी कैपिटल, सेकंड कैपिटल अर्थात दूसरी राजधानी कौन बनाता है? चंद्रगुप्त सेकंड द्वितीय। तो उसके उज्जैन दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के उज्जैन दरबार में 9 रत्न रहते थे। कितने रत्न रहते थे? 9 रत्न रहते थे उज्जैनी कोर्ट में, उज्जैनी दरबार में। कौन कौन से थे? बहुत महत्वपूर्ण और बहुत महानुभव थे ये सभी। ठीक है, महापुरुष जी कह सकते हैं। पहले धनवंतरी। धनवंतरी जो थे मित्रों, ये डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, फिजिशियन। ठीक है, चिकित्सक अर्थात कौन थे? धनवंतरी। दूसरे नवरत्नों में से एक महाकवि कालिदास थे। ये महाकवि थे अर्थात ग्रेट पोएट थे। कौन? महाकवि कालिदास। सब उज्जैन दरबार में थे। इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें रची हैं, ये साहित्य पर बात करेंगे गुप्त काल में। तीसरे हैं वराह मिहिर। वराह मिहिर जो थे ये प्रसिद्ध खगोल विज्ञानी थे। कौन थे? खगोल विज्ञानी थे अर्थात एस्ट्रोनॉमर थे। कौन? एस्ट्रोनॉमर या कहें खगोल विज्ञानी। कौन थे? वराह मिहिर। इसके बाद अमर सिंह जो थे, अमर सिंह ये कोस्टगार्ड थे। कौन थे? कोस्टगार्ड थे। ठीक है, कोस्टगार्ड थे। इसे अलग दूसरी भाषा में कहें तो डिक्शनरी के निर्माणकर्ता, डिक्शनरी बनाने वाले कौन थे? अमर सिंह। शब्दों का एक समूह। ठीक है, और इंग्लिश में से क्या कहते हैं? लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर कौन थे?
कोशकार कौन थे? अमर सिंह, डिक्शनरी बनाने वाले। इसके बाद पांचवें हैं घटकर, ये कूटनीतिज्ञ थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के, विक्रमादित्य के कूटनीतिज्ञ थे, डिप्लोमेटिस्ट। ठीक है, डिप्लोमेटिस्ट। इसके बाद छठवें हैं बेताल भट्ट। कौन? बेताल भट्ट, ये जादूगर थे। बेताल भट्ट जादूगर। वैसे बेताल भट्ट का अर्थ होता है भूत प्रेत पिशाच इन पर निपुण व्यक्ति, है ना। भूत और प्रेत जो है सब होते हैं ना, तो इनमें प्रवीण व्यक्ति जो होता है ना, जो ग्रेट पर्सन होता है इन सभी चीजों में, वही बेताल की संज्ञा पाता है। ठीक है, बेताल पच्चीसी कथाओं का आपने सुना होगा नाम। ठीक है, तो बेताल भट्ट जो थे ये जादूगर थे, ये मैजिशियन थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। छपणक जो थे मित्रों, ये रत्न फलित ज्योतिष थे। कौन? रत्न फलित ज्योतिष जो थे ये छपणक थे। रत्न फलित ज्योतिष छपणक। ठीक है, जेम्स फ्लैश एस्ट्रोलॉगर। ठीक है, जेम्स फ्लैश एस्ट्रोनॉमर जो थे कौन थे? छपणक। ठीक है, एस्ट्रोलॉगर, याद रखिएगा इस चीज को। इसके बाद वर रुचि, आठवें हैं वर रुचि। वर रुचि ये जो थे व्याकरणज्ञ थे। कौन? व्याकरण के जानकार थे। व्याकरण के जानकार कौन थे? वर रुचि। ठीक है, व्याकरण के जानकार। ठीक है, अर्थात ग्रामेटिस्ट थे। कौन थे? व्याकरण के जानकार, या कहे ग्रामेटिस्ट थे। कौन? वर रुचि। अगले हैं 9वां नंबर शंकु। जो शंकु थे ये मित्रों वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट थे। कौन? वास्तुकार थे शंकु। ये सभी 9 जो थे, 9 महान विभूतियां जो थी, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के दरबार में रहती थी, उज्जैन दरबार में, उज्जैनी कोर्ट में। आपसे कोई भी नाम दे दे, पूछ ले ये वराहमिहिर कौन थे, ठीक, धन्वंतरी कौन थे, या इस तरह पूछ ले कि चंद्रगुप्त द्वितीय के उज्जैनी दरबार में, उज्जैनी कोर्ट में जादूगर कौन था, मैजिशियन कौन था, तो आपको उत्तर होगा बेताल भट्ट। किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। अब थोड़ा सा एक अन्य तथ्य छूट गया था, उसको भी जान लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पत्नी थी, एक 2 पत्नियां थी, ठीक है, एक कुबेर नागा, दूसरी ध्रुव देवी। ध्रुव देवी जो थी मित्रों, ये जो सेकंड वाइफ थी, ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त, ये पहले ध्रुव देवी चंद्रगुप्त के भाई का नाम था रामगुप्त। क्या था? रामगुप्त। रामगुप्त की ये पहले पत्नी थी, किंतु रामगुप्त के देहांत के बाद चंद्रगुप्त ने ध्रुव देवी से मैरिज किया, विवाह किया, ठीक है। एवं इसी ध्रुव देवी से ही चंद्रगुप्त का एक पुत्र होता है, कुमारगुप्त। कौन? कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त के भाई ये अयोग्य शासक थे, रामगुप्त जो थे ये अयोग्य शासक थे, ठीक है। इनका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, वर्णन है विशाखा दत्त की एक पुस्तक में, जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम, नाम में ही है। देवी इनकी पत्नी का नाम, चंद्रगुप्त के भाई का नाम रामगुप्त, ठीक है। अब ये जो है ये देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय के आधार पर पुस्तक बनाई गई विशाखा दत्त द्वारा, ये बुक। लेकिन इस बुक में ये चीज बताई गई है, ये जो ध्रुव देवी है ये पहले रामगुप्त की पत्नी थी, ठीक है। चलिए ठीक है, ये छूट गया था, हो गया। अब थोड़ा सा बात करते हैं चीनी यात्री फाहयान की, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आता है। देखिए फाहयान जो है मित्रों 399 ईस्वी से 412 ईस्वी तक रहता है, ठीक है। 399 AD टू 412 AD, ठीक है। ये एक चीनी यात्री था, या कह सकते हैं चीनी बौद्ध भिक्षु, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसका मूल नाम जो था ये कुंड था। क्या नाम, बचपन का नाम कह सकते हैं, तो चाइल्डहुड नेम कुंड था, ठीक है। इसकी एक बुक है, याद रखिएगा, इसकी एक पुस्तक का नाम है, हमेशा याद रखिएगा, फोक्यूकी। अजीब नाम है, फोक्यूकी, ठीक है। इसके गुरु का नाम था कुमार जी। क्या? कुमार जी। अच्छा, ये भारत कब आता है? 399 AD में, अर्थात 399 ईस्वी में भारत आता है। और कहां से आता है? पश्चिमोत्तर भारत में, पश्चिमोत्तर भारत के स्थल मार्ग से। कहां से? बाय रोड आता है, स्थल मार्ग से, बाय नॉर्थ वेस्ट लैंड मास रूट से आता है, ठीक है। अच्छा, भारत से जाता कब है वापिस? तो वो 412 ईस्वी में जाता है, 412 ईस्वी में।
आता स्थल मार्ग से, जाता किससे है? बाई वाटरवे, जल मार्ग से जाता है। ठीक है, जाना जल मार्ग, ठीक है, या कह सकते हैं सी रूट से जाता है। ठीक है, भारत में कितने वर्ष रुकता है? 12 वर्ष। कितने वर्ष रुका? 12 वर्ष। स्टे फॉर 12 ईयर्स इन इंडिया। ठीक है, तो 6 वर्ष वो अध्ययन करता है। 6 वर्ष क्या करता है? अध्ययन करता है, स्टडी करता है किनकी? बौद्ध ग्रंथों की। ठीक है, और 6 वर्ष उसने भारत भ्रमण किया। 6 वर्ष भारत भ्रमण किया। एक सेकंड, 6 वर्ष क्या किया? भारत भ्रमण किया। ठीक है, विजिट किया पूरे भारत का, तो वह टोटल हो गए 12 वर्ष। तो इन 6 वर्षों को कभी कभी नहीं बोला जाता, ये कहा जाता है कि उसने वह कुल 6 वर्ष रुका भारत में, क्योंकि उसके यात्राओं की व्याख्या की जाती है, इसलिए 6 वर्ष बोला जाता है। लेकिन ये 12 वर्ष रुका था, याद रखिएगा। इन्हीं 12 वर्षों में 6 वर्ष अध्ययन किया, 6 वर्ष भ्रमण किया। तो इस भ्रमण के दौरान वो क्या करता है कि 2 वर्ष ताम्रलिप्ति में रुकता है। ताम्रलिप्ति क्या है? एक पोर्ट है, बंदरगाह है। ठीक है, और 3 वर्ष पाटलिपुत्र में भी रुका। 3 इयर्स पाटलिपुत्र में भी रुकता है। ठीक है, स्टे फॉर 3 इयर्स इन पाटलिपुत्र। ये जो 5 वर्ष होते हैं इन्हीं के अंतर्गत है, ये अलग से नहीं है कि 6 12 ये और 5 ये, ऐसा नहीं, इसी में। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? इसका ऑब्जेक्ट क्या था इंडिया आने का, भारत आने का? तो वो बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन हेतु आया था। इसलिए जो बुद्धिस्ट बुक थी उन बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए, अध्ययन हेतु भारत आया। और मूल उद्देश्य जो था वो बौद्ध ग्रंथों को वापस ले जाना, बौद्ध ग्रंथों को ले जाना था इंडिया से चीन। सबसे बड़ी बात तो ये है, मैंने नोट लगाया है, 50 रुपए का आप भी लगाइएगा, कि फाह्यान जो था ये आता है भारत चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय, जब भारत में शासन होता है चंद्रगुप्त द्वितीय का या कहीं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। लेकिन इस इंसान ने, इस यात्री ने, इस व्यक्ति ने चंद्रगुप्त का नाम तक नहीं लिया। अध्ययन था, उसे चंद्रगुप्त द्वितीय से मतलब नहीं था। उसका एक अच्छा उद्देश्य था कि हम जिस काम के लिए आए हैं वही करके जाएंगे, हमको क्या करना है चंद्रगुप्त से, क्या करना है उसके 9 रत्नों से। खैर, अब एक स्टेटमेंट देता है, एक कथन कहता है, क्या कहता है कि मध्य देश जो था, मिडिल कंट्री जो थी, मध्य देश जो था वो ब्राह्मणों का देश था। कंट्री ऑफ ब्राह्मण्स, या कह सकते हैं कि ब्राह्मणों का देश कौन था? मध्य देश था। ऐसा किसने कहा? फाह्यान ने। ये एक प्रथम यात्री था मित्रों, ये फर्स्ट ट्रेवलर था, प्रथम यात्री था जिसने चंडालों का भी विस्तृत वर्णन किया। चंडालों का भी विस्तृत वर्णन किया। जो पाटलिपुत्र में चंडाल थे उनका भी विस्तृत करने वाला पहला यात्री है। ठीक है, अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ चंडाल्स, डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया चंडालों के बारे में, किसने? फाह्यान ने। इसके बाद इसने उल्लेख किया, इसने यह भी बताया कि पाटलिपुत्र में जब रुका था वो 3 वर्ष, तो बताता है कि क्रय विक्रय में जब कोई चीज खरीदी और बेची जाती थी, इन परचेजिंग सेलिंग में क्या होता था कि कौड़ियों का प्रयोग होता था। किसका? कौड़ियों का प्रयोग होता था, या कह सकते हैं तो कौड़ी का एक्सपेरिमेंट करते थे। ठीक है, ये कौड़ियों का संभवतः बाटों के रूप में प्रयोग होता था, वजन के लिए, वजन करने के लिए। ठीक है, इन्होंने यात्रा के दौरान बहुत से बौद्ध स्थानों की भी यात्रा की, जिसकी चर्चा कुछ देर में करूंगा। बौद्ध स्थानों की भी यात्रा करता है, ट्रेवलिंग टू बुद्धिस्ट प्लेसेस। इसने प्रशंसा की किसकी? जेतवन विहार की। ठीक है, जेतवन विहार की, अर्थात जेतवन मोनेस्ट्री की ये क्या करता है? एडमायर करता है, प्रशंसा करता है। ठीक है, कौन? फाह्यान। याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछे कि ऐसा कौन सा वन विहार है एकमात्र जिसकी प्रशंसा फाह्यान ने की, तो वो जेतवन था। ठीक है, मोनेस्ट्री। इसने क्या देखा? इसने चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र में जब 3 वर्ष रुका था तो इसकी नजर सम्राट अशोक के राजमहल पर पड़ती है। आता गुप्त काल में है, तो महल जो था, राजप्रसाद जो था, पैलेस जो था किसका? सम्राट अशोक का, वो बना रहा है। तो इसकी नजर उस पर पड़ी फाह्यान की। तो देखते ही अशोक के राजमहल को इसने देखा, रॉयल पैलेस ऑफ अशोका, और कहता है कि इस राजमहल को देवताओं ने बनाया है। किसने? देवताओं द्वारा निर्मित कहा, क्रिएटेड बाय गॉड्स। ठीक है, ऐसा किसने कहा? फाह्यान ने। फाह्यान भी थोड़ा सा और है, इसकी भी जानकारी ले लेते हैं।
फाह्यान की बात कर रहा था मित्रों, फाह्यान, ठीक है, फाह्यान की बात कर रहा था मैं। तो फाह्यान जो था, अब उसका तो बात ही उठती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम नहीं लिया भैया। उसका उद्देश्य जो था, मूल ऑब्जेक्ट जो था बेसिक, वो क्या था कि जो बौद्ध ग्रंथ थे, बुद्धिस्ट बुक थी, जो बुद्धिस्ट लिटरेचर थे, उनको ले जाना था, उनका अध्ययन करना, फिर उनको ले जाना। ठीक है, अब हम बात करेंगे चीनी यात्री फाह्यान की यात्रा के बारे में। विजिट कहाँ कहाँ किया उसने, क्रम जरूर देखिएगा। सबसे पहले वो जब आता है पश्चिम उत्तर भारत में स्थल मार्ग से, बाई लैंड रूट से, तो क्या होता है कि वो तक्षशिला और पुरुषपुर, जो पाकिस्तान वर्तमान में, पुरुषपुर का वर्तमान नाम, आधुनिक नाम पेशावर है। क्या है? पेशावर। तो तक्षशिला पुरुषपुर में रुकता है। तक्षशिला में उसने लगभग 6 वर्ष बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। फिर यहाँ के बाद दोआब क्षेत्र में जाता है। पहले मथुरा गया, उसके बाद साकेत गया, फिर श्रावस्ती गया, फिर कपिलवस्तु गया, फिर कुशीनगर गया, फिर वैशाली गया, फिर वो पहुंचा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जैसे पहुंचता है, अब इतना यात्रा करने के बाद थोड़ा थक गया, तो इतना ज्यादा थक गया कि स्टे फॉर 3 इयर्स, पाटलिपुत्र में 3 वर्ष रुका। फिर जब उसके अंदर एनर्जी आई तो चंपा गया। कहाँ गया? चंपा। ठीक है, फिर चंपा के बाद ताम्रलिप्ति जाता है। कहाँ? ताम्रलिप्ति। यहां भी थक गया तो उसने क्या किया? स्टे फॉर 2 इयर्स, 2 वर्ष रुकता है ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति कहाँ है? पश्चिम बंगाल में आधुनिक जो नाम है मिदनापुर, वहां है। ठीक है, अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो ताम्रलिप्ति है, इसका वर्तमान नाम क्या है? आधुनिक नाम मिदनापुर। मिदनापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, फिर ताम्रलिप्ति में रुकता है 2 वर्ष, फिर वही ताम्रलिप्ति बंदरगाह में, ठीक है, जो प्राचीन बंदरगाह था, पोर्ट, पत्तन भी बोलते हैं, पोर्ट। ठीक है, ताम्रलिप्ति पोर्ट से ताम्रलिप्ति पोर्ट पहुंचा, फिर क्या किया? वहां से जाने का मूड बनाया। तो अब कहाँ से जाता है? आता जल मार्ग, स्थल मार्ग से है, और जाता है जल मार्ग से। बाई लैंड रूट, अब जाएगा किससे? बाई वाटर वे, या कहें बाई सी रूट। फिर वो लंका होता हुआ, पूर्वी द्वीप होता हुआ कहाँ पहुंच गया? स्वदेश, अपने देश पहुंच गया, चीन। ठीक है, इस प्रकार वो कुछ बौद्ध लिटरेचर, बौद्ध ग्रंथ भी साथ ले जाता है। और बौद्ध धर्म चीन में देखते हैं आप, अत्यंत प्रसिद्ध है। तो इस तरह हमारा 2 टॉपिक हुआ आज के पार्ट में, चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं चीनी यात्री फाह्यान का विशद वर्णन। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे अन्य जो राजा हैं, और कल समाप्ति हो जाएगी गुप्त वंश के प्रमुख राजा की, गुप्त वंश के नहीं, गुप्त वंश के प्रमुख राजा की, जैसे कुमार गुप्त प्रथम होंगे अभी। ठीक है, और स्कंदगुप्त है, बस हो गया। फिर थोड़ा सा हूण पढ़ेंगे, हूण आक्रमण। ठीक है, तो चलते रहेगा अगले पार्ट में। अभी तक यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, कोई भी तथ्य यदि गलत हो वो भी बताइएगा, हालांकि सब सही है, फिर भी यदि आपको लगे कमेंट करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले पार्ट में।